तो तोमी के पार्ट 6 में तुम्हारा स्वागत है। और आज हम इस वीडियो में तोमी के 2 चैप्टर कवर करेंगे, चैप्टर 8 और चैप्टर 9। और हाँ, ये दोनों चैप्टर्स और ज्यादा डार्क और क्रीपी होने वाले हैं और इसमें कुछ चीजें मैं सेंसर्ड करके दिखाऊंगा। और हाँ, अगर तुमने इसके पिछले पार्ट्स नहीं देखे हैं तो पहले जाकर वो देखो, लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो चलो सीधा स्टार्ट करते हैं। साथे चैप्टर 8 द वाटरफॉल बेसिन। कहानी शुरू होती है एक छोटे विलेज से जो पहाड़ी इलाके के पास था। वो विलेज काफी सुंदर और शांत था, लेकिन एक दिन वहां ऐसा कुछ हुआ कि उसके बाद सब कुछ बदल गया। एक दिन वहां एक सेल्समैन आता है जो अजीब सी चीजें बेच रहा होता है और वो कुछ सही बेच भी नहीं सकता था क्योंकि वो सेल्समैन मिस्टर तकागी था। हाँ, वही फर्स्ट चैप्टर वाला। तभी वो एक घर में जाकर एक औरत को अपना सामान बेचने की कोशिश करता है, लेकिन वो औरत उसे साफ मना कर देती है। लेकिन फिर वो कहता है, मैं कोई सेल्समैन नहीं हूँ, मैं तो आपको खुशियाँ ऑफर करने के लिए आया हूँ। वो उससे पूछता है, क्या आपके कोई बच्चे हैं? वो कहती है, वो सब तो शहर चले गए। तकागी कहता है, ओह, आपको तो काफी लोनली फील होता होगा। मैंने सुना था कि इस गांव में जो भी जवान होता है वो या तो शहर चला जाता है और या फिर डिप्रेशन में। फिर वो अपने बैग से एक पैकेट निकाल कर उस औरत को ऑफर करता है और कहता है, अगर आप इसे अपने बगीचे में लगाओगी और इसे रोज पानी दोगी तो इसमें से एक सुंदर लड़की बाहर निकल कर आएगी। सच बताऊं तो इनके अंदर उस लड़की के बीज हैं जिससे मैं कभी प्यार करता था। और इस एक पैकेज की कीमत है 50,000 येन, रुपीज में करे तो लगभग 27,000 रुपए। लेकिन उसकी ये बातें सुनने के बाद वो औरत घबरा कर अंदर चली जाती है। वो सारे गाँव में जाकर सबको ये पैकेट बेचने की कोशिश करता है और एक शख्स तो क्यूरियोसिटी में ये खरीद भी लेता है। लेकिन जब वो उस पैकेट को खोलकर देखता है तो उसके अंदर किसी जानवर का मांस रखा हुआ था, जिससे इन सबको लगा कि ये सेल्समैन हमारा पागल बना रहा है। इसी के कारण सारे गांव वाले उसे परेशान हो गए थे, इतना कि अगली बार जब वो उन्हें दिखा तो सारे गांव वाले उसके पीछे पड़ गए। तकागी उनसे बचता हुआ भाग रहा था, लेकिन बदकिस्मती से आगे वाटरफॉल होता है और अब वो कहीं जा नहीं सकता था। फिर मिस्टर तकागी अपना बैग खोलकर सारे पैकेट्स उस नदी में गिरा देता है और फिर वहां से चला जाता है। उस दिन के बाद वो कभी गांव में दिखाई नहीं दिया। लेकिन उस दिन के बाद से ही उस वाटरफॉल में अजीब सी चीजें होने लगी। कई सारे नौजवान लड़के उस वाटरफॉल में कूदकर खुदकुशी कर रहे थे और उनकी बॉडी भी काफी खराब हालत में मिलती है, जैसे किसी ने उनकी बॉडी को खाया है। गांव वालों को लग रहा था ये किसी खतरनाक मछली का काम है जो इनकी बॉडी को कच्चा चबा रही है। लेकिन अगर ये कोई मछली का काम होता तो ये सिर्फ नौजवान लड़कों के साथ ही क्यों हो रहा है? एक दिन 2 लड़के ये खबर सुनकर उस मछली को पकड़ने के लिए उस नदी पर आते हैं और अपनी फिशिंग रॉड को डालकर बैठ जाते हैं। कुछ टाइम बाद उनमें से एक के कांटे में कुछ फंसता है और जब वो उसे खींचते हैं तो वो ये देख हैरान हो जाते हैं कि वो एक लड़की की बॉडी थी। तभी उनकी फिशिंग रॉड टूट जाती है, जिससे उस लड़की की बॉडी दोबारा डूब जाती है। उनमें से एक लड़का उस लड़की को बाहर निकालने के लिए उस नदी में कूद जाता है। अंदर जाकर उसे एक लड़की की बॉडी दिखती है, लेकिन जैसे ही वो उसके पास जाकर उसे देखता है उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि उस लड़की की सिर्फ वहां आधी बॉडी थी और बाकी की बॉडी प्लांट की तरह उस पत्थर से ग्रो हो रही थी। तभी उसे पीछे से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं और जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो वो देख हैरान हो जाता है कि उधर काफी सारी लड़कियां होती हैं और वो एक लड़की की बॉडी को खा रही होती है। तभी पीछे वाली लड़की की बॉडी उसे बोलती है, आओ मुझे गले लगाओ हैंडसम। वो उस लड़की का पैर पकड़ लेती है, लेकिन वो जैसे तैसे अपने आप को छुड़ाकर वहां से बाहर निकल आता है। वो बाहर आकर गांव वालों को सारी कहानी बताता है। फिर वो सब मिलकर नदी में जाकर चेक करते हैं, लेकिन उन्हें उधर कुछ नहीं मिलता। उन्हें लगता है कि ये लड़का झूठ बोल रहा है। लेकिन फिर कुछ टाइम बीतने के बाद एक ऐसी घटना उस गांव में होती है जिसे कोई भी नहीं भुला पाया। उसी नदी में से कई सारी लड़कियां निकलती हैं जो कि पूरी न्यूड थी। उन सब की बॉडी और चेहरे बिल्कुल सेम थे और तिल देखकर तुम बता सकते हो कि वो सब तोमी ही थी। फिर वो सब उस गांव की सड़कों पर चल रही होती हैं और ये सारा दृश्य खुद गांव वाले अपनी आंखों से देखते हैं और यहीं ये चैप्टर खत्म हो जाता है। अगर वीडियो बढ़िया लग रही हो तो लाइक करना मत भूलना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भी, वरना तोमी की हाई लगेगी। और हाँ, हमारे इंस्टा पे 20K कंप्लीट हो चुके हैं और इसीलिए मैं बहुत ही जल्द इंस्टाग्राम पे ये Q&A करेंगे
जिसमें तुम अपना सवाल पूछ सकते हो, और ऐसा करने के लिए तुम्हें मुझे फॉलो करना होगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में। चैप्टर 9 पेंटिंग। तो कहानी की शुरुआत होती है एक फेमस पेंटर से जिसका नाम है मिस्टर मोरी, जो अपनी कहानी बता रहा था कि जब तोमी मेरी जिंदगी में आई तब मैंने अपना असल मास्टरपीस पेंट किया। अगर वो मेरी जिंदगी में ना आती तो मैं अपने फेम और पैसों में ही डूबा रहता और मैं कभी भी दुनिया की असल ब्यूटी से नहीं मिल पाता। और फिर मिस्टर मोरी की कहानी स्टार्ट होती है। तो क्या है, मिस्टर मोरी काफी फेमस पेंटर थे और उनका करियर पूरे पीक पे चल रहा था। उनकी हर पेंटिंग काफी ज्यादा मात्रा में बिक रही थी और उनकी फैन फॉलोइंग भी बहुत ज्यादा बढ़ रही थी। और जब वो अपनी नैना पेंटिंग की सीरीज के लिए आए थे तब वहाँ उन्हें पहली बार तोमी दिखती है। उसकी खूबसूरती को देखकर उन्होंने अपने सारे फैंस को साइड किया और सीधे उससे बात की। तोमी कहती है, आपकी पेंटिंग्स अच्छी तो हैं, लेकिन आपकी मॉडल में कुछ दम नहीं। अगर आप अच्छी मॉडल को लेकर काम करेंगे तो आप और अच्छा कर सकते हैं। ये कहकर वो वहां से चली जाती है। कुछ दिनों बाद जब मोरी अपनी मॉडल नैना की पेंटिंग बना रहा था तब उसके मन में ख्याल आता है, शायद वो लड़की सही कह रही थी, मुझे अपनी मॉडल बदलनी चाहिए। और तभी उसके पीछे तोमी आकर हंसने लगती है। मोरी ये देखकर हैरान हो जाता है कि ये तो वही लड़की है, लेकिन ये यहाँ कैसे आ गई। फिर तोमी कहती है, अरे तुम तो कह रहे थे कि तुम्हें ये मॉडल नैना बिल्कुल पसंद नहीं और तुम इसे जल्दी ही बाहर निकालने वाले हो। ये सुनकर नैना को गुस्सा आ जाता है। मोरी उसे समझाता है कि ये झूठ बोल रही है, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनती और वहां से चली जाती है। तोमी कहती है, कोई बात नहीं, उसे जाने दो, मैं आपकी मॉडल बनूंगी। उसके बाद वो तोमी की पेंटिंग बनाना शुरू करता है। तोमी कहती है, पता है आज तक कोई भी मेरी 100% ब्यूटी को कैप्चर नहीं कर पाया। मैंने पता नहीं कितने जनों से अपनी पेंटिंग बनवाई, लेकिन उन सब ने मुझे निराश किया। चलिए देखते हैं आप क्या कर पाते हो। मोरी कहता है, अगर ऐसा ही है तो तुमने अपनी कैमरा से फोटो क्यों नहीं ली, उससे तो फेस एग्जैक्टली सेम आता है। तोमी कहती है, उसमें मेरा फेस सही से नहीं आता, प्लीज तुम जल्दी पेंटिंग बनाओ ना। तो असल में तोमी ये पेंटिंग इसलिए बनवाने आई है ताकि उसके जाने के बाद भी उसकी ब्यूटी पूरी दुनिया देख सके। घमंडी तो है ये। और वो कैमरा में फोटो इसलिए नहीं खिंचवाती क्योंकि तुम्हें याद ही होगा कि कैमरा में इसका रियल फेस कैप्चर होता है, जो कि बहुत भयानक है। चैप्टर 4 फोटोग्राफ में तुमने देखा ही है। फिर मिस्टर मोरी अपनी पूरी स्किल का यूज करता है और एक हफ्ते की मेहनत के बाद वो तोमी की एग्जैक्टली सेम पेंटिंग बना देता है। लेकिन तोमी उस पेंटिंग को देखकर हंसने लगती है और कहती है, ये क्या है, इसमें तो मेरी असल खूबसूरती से 10% भी नहीं दिख रहा, लगता है आपसे नहीं होगा, आप असली आर्टिस्ट नहीं हो। और फिर वो वहां से चली जाती है। अब दिन भर मोरी बस तोमी की बात को ही सोचता रहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, मैं तो एक बहुत टैलेंटेड पेंटर हूँ, मैंने तो कितनी अच्छी पेंटिंग बनाई थी उसकी। ये तोमी अपने आप को ज्यादा ही समझ रही है। फिर वो अपनी पुरानी मॉडल नैना को जैसे तैसे वापस बुला लेता है, लेकिन अब वो अपने काम पर फोकस नहीं कर पा रहा था। उसके दिमाग में बस तोमी ही चल रही थी। वो फिर नैना को भी बेइज्जत कर वहां से भगा देता है। उसकी अर्ज इतनी बढ़ जाती है। फिर वो इमेजिन करके तोमी की पेंटिंग बनाता है, लेकिन उसे वो पेंटिंग्स पसंद ही नहीं आ रही थी, जिसकी वजह से उसका दिमाग और खराब हो रहा था। उसके बाद वो डिप्रेशन में भी चला जाता है और पूरे दिन बस दारू पीकर नशे में रहता है। एक दिन बार में उसे अपना एक पुराना दोस्त मिलता है। वो उसे बताता है कि उनका एक कलीग इवाटा जो मूर्तियां बनाता है, उसने अपनी एक नई मॉडल की मूर्ति बनाई है, जिसके बाद उसकी मूर्तियां काफी मात्रा में बिकने लगी और अब वो काफी फेमस हो गया है। और ऐसा तो होना ही था क्योंकि उसकी मॉडल भी काफी खूबसूरत है। देखो, मैंने छुप कर उसकी एक फोटो भी ली थी, लेकिन सही से नहीं आ पाई। और मोरी वो फोटो देखकर हैरान हो जाता है, ये तो तोमी है और इसके सर में से ये दूसरा सर कहां से निकल रहा है। फिर मोरी रास्ते में चलता हुआ सोच रहा था, शायद इवाटा ने ही उस तोमी को मेरे पास भेजा था मेरा कॉन्फिडेंस लो करने के लिए। मुझे हमेशा से पता था कि वो मेरी सक्सेस से जलता है। इसी गुस्से के कारण फिर वो इवाटा के घर पहुंच जाता है और जब इवाटा दरवाजा खोलता है तो वो उसे देखकर हैरान हो जाता है क्योंकि वो एक भूत की तरह लग रहा था। वो कहता है, इवाटा, मैंने सुना तुम्हारी एक मूर्ति काफी फेमस हो गई है, जरा मुझे भी अपनी मूर्तियां देखने दो ना। इवाटा कहता है, नहीं, मैं अब उसे कभी नहीं बेचूंगा और ना ही मैं उसे इस दुनिया में किसी और को दिखाऊंगा, वो सिर्फ मेरी है। लेकिन मोरी जबरदस्ती अंदर घुस जाता है और उसी की एक मूर्ति उसके सर में मारकर बेहोश कर देता है। और जब वो अंदर जाता है तो वहाँ सारी मूर्तियां टूटी डली थी और वहाँ तोमी भी खड़ी थी। वो सीधा आकर मोरी को गले लगा लेती है और कहती है, अच्छा हुआ आप आ गए,
पता नहीं मिस्टर इवाटा को क्या हुआ, उन्होंने ये सारी मेरी मूर्तियां बनाई थी जो कि बिल्कुल परफेक्ट थी, लेकिन पता नहीं उन्हें एकदम से क्या हुआ और उन्होंने ये सारी मूर्तियां तोड़ दी और उसके बाद वो मुझे भी काटना चाहते थे। मोरी कहता है फिक्र मत करो, मैं सब समझ गया हूँ, अब मैं तुम्हारी ब्यूटी को कैप्चर कर सकता हूँ अपनी पेंटिंग में। फिर वो उसे अपने घर ले जाता है और अपना मास्टरपीस बनाता है जिसके बारे में उसने शुरू में बात करी थी। तो मैं फिर मिस्टर मोरी को बताती है कि पता है ये मेरे साथ पहली बार नहीं हुआ जब किसी ने मेरे को काटने की कोशिश की। पहले भी वो भी लड़का मेरे प्यार में गिरता है, बाद में पता नहीं वो मुझे छोटे छोटे पीसेस में काटने की कोशिश करता है। फिर मोरी कहता है पेंटिंग तैयार हो गई और जब वो पेंटिंग तोमिए देखती है तो वो हैरान हो जाती है। वो पेंटिंग बहुत भयानक थी जिसमें तोमिए के 2 सर निकल रहे थे और आंखें और शक्ल भी काफी अजीब थे। तोमिए कहती है ये क्या बदसूरत पेंटिंग बनाई है, ये मैं नहीं हो सकती, और उस पेंटिंग को फेंक देती है और मिस्टर मोरी पर हंसने लगती है। वो कहता है इसमें हंसने की क्या बात है, तुम हंस क्यों रही हो, और ये कहकर वो उसका गला पकड़ लेता है और फिर उसका गला घोट कर उसे मार देता है। उसके बाद वो उसकी बॉडी के छोटे छोटे टुकड़े करता है। उसके बाद 4 दिन तक वो उसकी बॉडी को निहारता है, लेकिन चौथे दिन ऐसी चीज होती है जो उसने कभी सोची भी नहीं थी। तोमिए के कटे हुए पार्ट्स धीमे धीमे रिप्रोड्यूस होने लगते हैं और हर एक पार्ट में से एक नई तोमिए ग्रो हो रही थी। लास्ट लाइन में लिखा होता है कि उस दिन के बाद मिस्टर मोरी दिन ब दिन कमजोर होते चले गए और अब उसकी ऐसी हालत है कि वो चल भी नहीं सकता और सिर्फ एक ही चीज का इंतजार कर रहा है, डेथ का, सिर्फ डेथ। लेकिन फिर उस लाइन में डेथ के बाद वो तोमिए भी कहता है, जिसका मतलब है वो इस हालत में भी तोमिए का इंतजार कर रहा है, यानी कि अभी तक उसके दिमाग से वो नहीं गई और वो बेचारा अभी तक तड़प रहा है। यानी कि जब तक तुम मरोगे नहीं तब तक तोमिए तुम्हें तड़पाती रहेगी। और ये चैप्टर खत्म हो जाता है। लाइक शेयर सब्सक्राइब पता ही है तुम्हें, कर देना। आज के लिए बस करते हैं। सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए और तोमिए जैसी लड़कियों से बच कर रहिए। आरिगातो।